इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 65 में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स, एक एक करके हम इन सब को देखेंगे। एज टू, हाउ अबाउट, हाउ कम, व्हाट इफ, नो वे दैट, हैविंग अ हार्ड टाइम, इज नो यूज, लुक फॉरवर्ड टू, कांट हेल्प। शुरुआत करते हैं कांट हेल्प से। कांट हेल्प, किए बिना न रह पाना। जब भी सब्जेक्ट किसी काम को किए बिना रह नहीं सकता, ऐसे में कांट हेल्प का यूज होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर तुम कोई गाना चला दो तो मैं डांस किए बिना नहीं रह सकता। अगर तुम कोई गाना चला दो, ये तो सिंपल है। इफ यू प्ले अ सॉन्ग, तो देन मैं डांस किए बिना नहीं रह सकता, तो किए बिना ना रह पाना, आई कांट हेल्प डांस किए बिना डांसिंग। कांट हेल्प के बाद जिस भी काम को किए बिना सब्जेक्ट नहीं रह सकता, उस काम की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहां पर और भी एग्जांपल्स हैं। आई कांट हेल्प ईटिंग फ्रूट्स एवरी डे। क्या मतलब हुआ? आई कांट हेल्प ईटिंग, मैं खाए बिना नहीं रह सकता फ्रूट्स, फल, हर रोज। ही कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। ही कांट हेल्प थिंकिंग, वो सोचे बिना नहीं रह सकता तुम्हारे बारे में। वो तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता, यानी तुम्हारे बारे में सोचना उसकी मजबूरी है। Whenever I see this movie, I can't help praising it. जब कभी मैं इस मूवी को देखता हूं, जब मैं इस मूवी को देखता हूं, मैं I can't help praising. प्रेज मतलब तारीफ करना। मैं तारीफ किए बिना, इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। Whenever I go to the LIC ऑफिस, जब भी मैं LIC ऑफिस जाता हूं, I can't help talking to Mr. शर्मा। मैं मिस्टर शर्मा से बात किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि he is an amazing person. वो एक कमाल के व्यक्ति हैं। अमेजिंग है, बहुत कमाल के व्यक्ति। I can't help falling in love with you. मैं गिरने से, फॉल मतलब गिरना, मैं गिरे बिना नहीं रह सकता, ये मैं अपने आप को गिरने से नहीं रोक सकता। इन लव, फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ना, प्यार में गिरना। विद यू, तुम्हारे साथ प्यार में गिरने से मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, ये सेंस है। और इसीलिए इस पे एक सॉन्ग भी है, आप अगर यूट्यूब में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कांट हेल्प का यूज होता क्यों है। अब आपका ये दूसरा स्ट्रक्चर, हाउ अबाउट, इसका सेंटेंस में कुछ इस तरह का आता है। क्या ख्याल है? यानी कि आप दूसरे व्यक्ति से उसकी राय पूछते हैं, उसका ओपिनियन पूछते हैं। एग्जाम्पल, आज मूवी जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा तो मन कर रहा है, लेकिन आप क्या कहते हो? आपका क्या ओपिनियन है? क्या राय है आपकी? ऐसे सेंटेंसेस में हाउ अबाउट का यूज आप कर सकते हैं। आज मूवी जाने के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट गोइंग, और गो की आईएनजी फॉर्म, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी टुडे। ये देखिए, ये बन गया आपका क्वेश्चन, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी टुडे। अब यहां पर कहीं पे इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ इस तरह के हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब तो आ ही नहीं रही, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसीलिए तो स्ट्रक्चर्स को सीखना है आपको। अब जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं, क्या कहता है? अगले महीने कार खरीद लूं। क्या कहता है मतलब तेरी क्या राय है, या फिर क्या ख्याल है, अगले महीने कार खरीद लूं। तो है ना सेंटेंस इसी तरह का। हाउ अबाउट बाइंग, बाय के साथ आईएनजी, बिल्कुल जैसे किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हाउ अबाउट बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि कहीं पे भी आई मतलब मैं खरीद लूं, आई का यूज ही नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और इसकी अभी तो फिलहाल आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस भी होगी आगे, बहुत सारे सेंटेंस दिए जाएंगे तो आप बनाएंगे। क्या ख्याल है, आज की पार्टी में रोहन को बुला लिया जाए। हाउ अबाउट, बुलाने को क्या कहते हैं? इनवाइट करना। हाउ अबाउट इनवाइटिंग, बाइंग, गोइंग, उसी तरह से इनवाइटिंग, किसे इनवाइट करने की बात हो रही है? रोहन को। हाउ अबाउट इनवाइटिंग रोहन इन टुडेज पार्टी। क्या ख्याल है इनवाइट करने के बारे में, बुलाने के बारे में रोहन को आज की पार्टी में। अब देखते हैं हाउ कम।
हाउ कम का यूज ऐसा कैसे, थोड़ा चौंकने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा चौंकते हुए, कैसे, ऐसा कैसे कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी हंसता रहता है। चौंकने वाली बात है ना, थोड़ा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, उसके लिए हाउ कम का यूज कैसे होता है। देखो, हाउ कम, सिर्फ इतना, ऐसा कैसे के लिए हाउ कम, और उसके बाद तो जो बात जैसी है वैसे बोल दिया। वो विपरीत परिस्थितियों में हंसता रहता है, तातेती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस। जब आप किसी काम को करते रहते हैं तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, कीप का यूज करते हैं। ही कीप्स लाफिंग, सॉरी यहां पर लाफिंग नहीं, स्माइलिंग आएगा, क्योंकि हंसने की बात का मतलब किसी जोक पे हंसने की बात नहीं हो रही, बल्कि मुस्कुराने की बात हो रही है। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं, फिर भी वो स्माइल करता रहता है। ही कीप्स स्माइलिंग इवन, भी के लिए कंजंक्शंस में बताया, इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना, हाउ कम ही कीप्स स्माइलिंग इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे ये सेंटेंस है, आप यहां कैसे, कोई आपके घर पे आया, आपने कहा आप यहां कैसे, तो थोड़ा चौंकते हुए, एक सरप्राइज सा है, ऐसे में इसको बोल सकते हैं हाउ कम यू आर हियर। हाउ कम मतलब ऐसा कैसे कि आप यहां हैं, कुछ इसी तरह का सेंस है। बोलने में तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक सेंटेंस बड़ा स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, लेकिन जब आप, ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि कोई व्यक्ति आ गया, आपने उम्मीद ही नहीं की थी, तब आप इस तरह से बोल सकते हैं हाउ कम यू आर हियर, हाउ कम यू आर हियर। आपने ये कैसे किया, उम्मीद तो थी नहीं कि आप कर पाओगे, आपने ये कैसे किया। बोलने में तो हम ऐसा कह सकते हैं कॉमन इंग्लिश में, हाउ डिड यू डू दिस। दिस की जगह पे हम इट भी कह सकते हैं, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू दिस या हाउ डिड यू डू इट, ये तो कॉमन इंग्लिश है। लेकिन जब आप चौंक रहे हैं तो क्यों ना आप इस तरह से कह सकें, हाउ कम यू डिड इट। तो आपको एडवांस इंग्लिश को भी सीखना है, और अपनी लाइफ में जब जब आपको मौका मिलता है बोलने का, आप बोलना चाहिए आपको, तभी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, एडवांस लेवल पे जाएगी। लोग उसकी फालतू बातों को भूल कैसे जाते हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। तो आ रही ना वो फील इस सेंटेंस में भी, हाउ कम पीपल फॉरगेट हिज नॉनसेंस टॉक्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा बोलते हैं हाउ कम, ऐसा कैसे, तो थोड़ा सा रुकते भी हैं, इंट्रोडक्टरी क्लॉज कहते हैं इसको। तो यहां पर एक कॉमा आप लगा सकते हैं, लिखते वक्त, बोलते वक्त तो पता ही नहीं चलता। हाउ कम, ऐसा कैसे, पीपल फॉरगेट हिज नॉनसेंस टॉक्स, लोग भूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लोग भूल जाते हैं उसकी फालतू बातों को। अब ये जो स्ट्रक्चर है S2 का, S2 के साथ में WH फैमिली का कोई भी मेंबर, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, हुम, कोई भी मेंबर, ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है इंग्लिश बोलते वक्त। और इसका सेंस आता है कि, अब कैसे आता है ये बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आपको इस सेंटेंस को बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, मैं अच्छे से जानता हूं, आई नो वेरी वेल। की के लिए आप दैट का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, चलिए पहले कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वो ऐसा क्यों कह रहा है। अगर ये केवल एक सेंटेंस होता, एक क्वेश्चन पूछा जाता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो आप कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को, वाई इज ही सेइंग सो, वाई इज ही सेइंग सो। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है ना, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो बता रहा हूं आपको, मैं पूछ थोड़ी रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, आप बताइए मेरे को। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। ये बात ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आपको। तो कैसे बनाते हैं इसको, क्यों के लिए तो हम कह देते हैं वाई। अब चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है तो इसे अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है, वो ऐसा कह रहा है, ही इज सेइंग सो। तो ये बन गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। अब अगर आपको याद हो, कंजंक्शंस की वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी की के बाद का जो क्लॉज होता है, अगर उसमें कोई भी WH फैमिली का मेंबर आ गया, जैसे यहां पर आ रहा है वाई, ऐसे केस में कभी भी की के लिए दैट का यूज नहीं किया जाता, न लिखते वक्त न बोलते वक्त। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि की के लिए आप S2 का यूज कर सकते हैं। की के लिए
या तो आप कुछ ना करें और या फिर की के लिए एस टू का यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एस टू के तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक WH फैमिली का मेंबर। ये बहुत ज्यादा कॉमन है एडवांस इंग्लिश में, ऐसा आप बोलते हुए सुनेंगे कई बार। और जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप भी इसका यूज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस कैसे बना, आई नो वेरी वेल एज टू वाई ही इज सेइंग सो, एज टू वाई। इसी तरह से एज टू व्हाट, एज टू विच, ये सब यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया। अब बताइए की के लिए मैं दैट का यूज करूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके बाद का जो ये क्लॉज है इसमें आ रहा है किससे बात कर रहे हो। तो अगर केवल ये क्वेश्चन होता, केवल इतना सा सेंटेंस होता, आप किससे बात कर रहे हो मैं आपसे पूछता, तो कैसे बनता, हुम आर यू टॉकिंग टू, मैं इस तरह से पूछता। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूं आपको, पूछ नहीं रहा हूं कि आप किससे बात कर रहे हो, तो आप बताओ कि मैं उससे बात कर रहा हूं। तो यहां पर किससे के लिए हम कहेंगे होम, होम आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। और टॉकिंग के बाद टू लगाना भी अच्छा लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखें किससे कहते हैं तो दो बातें हैं, या तो आप कह सकते हैं whom और या फिर आप कह सकते हैं to whom, है ना। और जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं आप, उसमें to whom होता है, किसी प्रेपोजिशन के बाद WH फैमिली का मेंबर, तो to एंड में आ जाता है। ये बातें भी ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं यू हैव नो आइडिया whom you are talking, या फिर यू हैव नो आइडिया whom you are talking to। ये तो ठीक हो गया। अब पॉइंट ये है कि की के लिए मैं चाहूं तो यहां पर एस टू का यूज कर सकता हूं। ये ज्यादा एडवांस इंग्लिश भी है। तो कैसे बोलूंगा सेंटेंस, यू हैव नो आइडिया एज टू whom यू आर टॉकिंग टू। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि हर कोई उसी को क्यों डांटता है। उसने अपनी मम्मी से पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही आस्क्ड हिज मदर। की के लिए मैं दैट का यूज तो नहीं करूंगा। हर कोई उसी को क्यों डांटता है, क्यों आ गया, वाई। अब उसके बाद हर कोई उसी को डांटता है, बस इतने को बनाना है अब आपको, क्योंकि अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं ना, जैसे यहां पर बनाया, जैसे यहां पर बनाया। तो अफर्मेटिव की तरह कैसे बनेगा, हर कोई उसी को डांटता है, एवरीबडी या एवरीवन स्कॉल्ड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्कॉल्ड्स हिम। आप यहां पर ओनली का यूज कर सकते हैं, यहां तक कि आप ओनली का यूज यहां पर भी कर सकते हैं, एवरीवन स्कॉल्ड्स ओनली हिम, या फिर एवरीवन स्कॉल्ड्स हिम ओनली। तो ये सेंटेंस तो क्लियर है। और अब अगर आप चाहें तो यहां पर एस टू का यूज कर सकते हैं। ये और एडवांस लेवल की इंग्लिश हो गई, एडवांस लेवल का सेंटेंस हो गया। ही आस्क्ड हिज मदर एज टू व्हाई एवरीवन कॉल्स हिम ओनली। ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत ही इजी है। व्हाट इफ, अगर तो, अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या हो अगर, क्या हो अगर ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो पाए, ये सब बातें। देखिए अगर आज वो ऑफिस नहीं आया तो, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्या हो अगर वो आज ऑफिस ना आए, तो व्हाट इफ ही डजंट कम टू द ऑफिस टुडे। व्हाट इफ, क्या हो अगर ही डजंट कम टू द ऑफिस टुडे, वो आज ऑफिस ना आए, नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता तो मैं कहता अगर आज वो ऑफिस आ गया तो, क्या हो अगर वो आज ऑफिस आ जाए। व्हाट इफ ही कम्स, ही के साथ तो कम एस लगेगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही कम्स टू द ऑफिस टुडे। तो अफर्मेटिव होता तो उस तरह से बनता, ये नेगेटिव है। और इसी बात को बोलने का एक और स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है जहां पर हम व्हाट इफ का यूज ना करें, केवल इफ का यूज करें। अगर आज वो ऑफिस नहीं आया तो, अगर आज वो ऑफिस नहीं आया, इफ ही डजंट कम टू द ऑफिस टुडे, तो के लिए देन का यूज करते ही हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपने इफ के साथ देन का यूज कर लिया इसी सेंटेंस को बनाने के लिए, और या फिर शुरुआत में व्हाट इफ का यूज कर लिया। ये सेंटेंस भी बिल्कुल परफेक्ट है। इफ इट डजंट कम टू द ऑफिस टुडे, देन यहां पर ऑफिस के बाद हम टुडे का यूज कर लेते हैं, ये मिस हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस, अगर तेरे पापा ने तुझे हमारे साथ जाने नहीं दिया होता तो व्हाट इफ के साथ बनाते हैं, क्या होता अगर तेरे पापा ने तुझे हमारे साथ जाने नहीं दिया होता।
what if क्या होता अगर your father had not let you go with us? ये सेंटेंस आप तभी बना सकते हैं जब आपको पता हो कि let का यूज यहां पर एज अ मेन वर्ब इस सेंटेंस में हो रहा है और had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और let की थर्ड फॉर्म भी let होती है। let you go मतलब आपको जाने दिया हमारे साथ, नहीं जाने दिया होता, पास्ट में बात हो रही है। What if your father had not let you go with us? एक बात तो ये, दूसरा if के साथ भी हो सकता है। If your father had not let you go with us, कॉमा करके, then क्वेश्चन मार्क। कॉमा करके बोला ये तो खैर लिखते वक्त की बात है, लेकिन बोलते वक्त तो ऐसे ही होता ना, या तो ऐसे बोलते What if your father had not let you go with us, या फिर If your father had not let you go with us, then मतलब तो ये सेंस आता, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं सेंटेंस को बनाने के। ये सेंटेंस अगर उस दिन हम साथ खेल रहे होते तो व्हाट इफ क्या होता अगर, व्हाट इफ क्या होता अगर उस दिन हम साथ खेल रहे होते। अब यहां पर खेल रहे होने की बात हो रही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी वर प्लेइंग टुगेदर, साथ में उस दिन, दैट डे। व्हाट इफ वी वर प्लेइंग टुगेदर दैट डे। और अगर मैं केवल इफ के साथ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? इफ वी वर प्लेइंग टुगेदर दैट डे, अगर हम उस दिन साथ खेल रहे होते, देन इस तरह से कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क। दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकता हूं, ये बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से ज्यादा बनाया जाता है। व्हाट इफ वी वर प्लेइंग टुगेदर दैट डे। अब हमारा अगला स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि कोई स्ट्रक्चर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है। हमेशा यहां पर आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। आप कभी नहीं कह सकते इट्स नो यूज टू गो देयर। टू गो इंफिनिटिव फॉर्म आप कभी यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही बोलना होगा इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आप खुद वहां जाओ और उसे मनाओ। तो ये वाला जो क्लॉज है, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, यही तो है वो कि माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, यही तो सेंस आ रहा है। तो कैसे बोलेंगे इट्स नो यूज। अब माफी मांगना मतलब सॉरी कहना, तो कहने को से कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, सेइंग सॉरी। इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। आप खुद वहां जाओ, यू गो देयर योरसेल्फ, और एंड उसे मनाओ, यानी कि कन्विंस करो, कन्विंस हिम। बना सेंटेंस इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको नहीं पता है कि इस तरह का फॉर्मेशन कैसे बनेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। गुस्सा करके क्या होगा, तुझे करना तो पड़ेगा ही ना। गुस्सा करके क्या होगा, यानी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, यही सेंस आ रहा है। अब गुस्सा करने की बात हो रही है, इट्स नो यूज। अब गुस्सा करना मतलब गेटिंग एंग्री, एंग्री के साथ गेट का यूज करते हैं। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, ये तो क्लियर है। गुस्सा करके क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री। तुझे ये करना तो पड़ेगा ही ना, तुझे ये करना पड़ेगा। जब भी किसी काम को करना पड़ेगा तो मॉडल वर्ब्स में हमने देखा था विल हैव टू, यू विल हैव टू डू इट, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या रहा है, तुझे ये करना तो पड़ेगा ही ना, एक कॉन्फर्मेशन भी है। और ये क्वेश्चन टैग्स में मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, पहले तो इसे बना लेते हैं, तुझे तो ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सेंटेंस आपका मेन ये बन रहा है यहां पर, इसी का तो क्वेश्चन टैग लगेगा। तो विल का नेगेटिव क्या होता है, वोंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आएगा, वोंट यू। अब आप सोचिए, अगर आपने क्वेश्चन टैग्स नहीं सीखे होते तो क्या इस सेंटेंस को इतना इफेक्टिवली बिल्कुल उसी सेंस में जैसे बोला जा रहा है, जो फीलिंग आ रही है बोलने की, उसी सेंस में क्या बना पाते, नहीं बना पाते। तो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अगला स्ट्रक्चर है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं खुशी से प्रतीक्षा करना, यानी किसी चीज का बड़ी खुशी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए। जैसे कि ये सेंटेंस,
वहां जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित हो रहा हूं, लेकिन हिंदी में भी हम उत्तेजित वर्ड नहीं कहते, इसी तरह से कहते हैं वहां जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं, तो इसीलिए ऐसा लिखा मैंने। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं का मतलब है कि मैं बहुत खुशी से ना उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं वहां जाऊं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर से, जब भी लुक फॉरवर्ड टू का ये फॉर्मेशन आप कहीं पे देखें, इसके बाद जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब है, क्रिया है, उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज होगा। भले यहां पर टू आ रहा है, उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म में ही आप बोलेंगे। ठीक है, अभी आगे भी आप देखेंगे। वो इस साल के आखिर तक अपने बिजनेस में एक जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। उम्मीद कर रहा है मतलब खुशी से इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा हो कि एक जबरदस्त ग्रोथ हो जाए उसके बिजनेस में। कौन कर रहा है? वो कर रहा है। ही इज, उम्मीद कर रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, किस चीज की उम्मीद कर रहा है? अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, एक जबरदस्त ग्रोथ अपने बिजनेस में, इन हिज बिजनेस, इस साल के आखिर तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। काफी लंबा सेंटेंस है। He is looking forward to a significant growth in his business by the end of this year. यहां पर look forward to के बाद जो बात कही जा रही है, जिस चीज का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वो कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए आईएनजी नहीं आया। जब भी क्रिया होगी तो आईएनजी फॉर्म में ही यूज की जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट है कि जब आप उम्मीद कर रहे हैं तो बोलने में तो ऐसे भी कह सकते हैं ही इज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना, he is expecting, उम्मीद कर रहा है वो, a significant growth in his business by the end of this year। लेकिन ये फॉर्मेशन एडवांस लेवल पे है। मैं कल तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा हूं। मैं कल तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा हूं, यानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मिलना, मीट, मीटिंग, जैसे यहां पर गोइंग, मीटिंग यू टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। आप यहां पर भी देख रहे हैं टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है, जो कि जनरली नहीं होता है। लेकिन चूंकि लुक फॉरवर्ड टू ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब की तरह है, इसीलिए इसमें टू खुद आता है, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही किसी भी वर्ब का यूज किया जाता है। अब आ जाइए नो वे दैट, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, या फिर हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो। इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो मतलब ही नहीं है कि आज रात वो पार्टी में ना आए। बोलने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब ही नहीं मतलब ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये एडवांस तरीका है। नो वे दैट, आज रात वो पार्टी में ना आए, ही डजंट कम टू द पार्टी टुनाइट। No way that he doesn't come to the party tonight. No way, या it's not possible, दोनों वे में बोल सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि अगले साल तक मेरे पास जॉब ना हो। No way that, कि अगले साल तक मेरे पास जॉब ना हो। I will not have a job by the next year. I will not have a job, क्यों? क्योंकि भविष्य में पास होने की बात कर रहे हैं, तो will have का यूज किया जाता है। No way that I'll not have a job by the next year. हो ही नहीं सकता कि I will not have a job, मेरे पास जॉब नहीं होगी by the next year, अगले साल तक। इस तरह से बनता है सेंटेंस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तेरा पैसा मार ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। No way that वो तेरा पैसा मार ले, यानी कि वो तेरा पैसा वापस ना करे। He doesn't रिटर्न योर मनी। अभी जब मैंने आपको बोला ये सेंटेंस तो कैसे बोला? नो वे दैट ही डजंट रिटर्न योर मनी। डजन, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस में पिछले वीडियो में बताया, डजन, डजंट भी नहीं, ट साउंड को भी मैंने नहीं बोला, ऐसा होता है, इसी तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। नो वे दैट ही डजंट रिटर्न योर मनी। तो डजन या डजंट आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे जितना आप आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में, डजन बोलेंगे आप, टी साउंड को भी साइलेंट कर देंगे। ये आज का आखिरी स्ट्रक्चर है, हैव अ हार्ड टाइम, दिक्कत होना,
जब भी किसी काम को करने में दिक्कत होना, परेशानी होना वाली बात होती है, ऐसे में हैव अ हार्ड टाइम का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, इतनी कम सैलरी में घर का खर्चा चलाने में मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, या मुझे परेशानी हो रही है, या मैं परेशानी फेस कर रहा हूं, इसी तरह की बात है। मुझे दिक्कत आ रही है, आई एम हैविंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आ गया कंटिन्यूअस टेंस में, हैविंग अ हार्ड टाइम। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम का मतलब है मुझे दिक्कत आ रही है, तो पहले इसे लिख देता हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी काम को करने में दिक्कत आ रही है ना, हमेशा उस काम की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी आपने देखा था, नो यूज के साथ भी आपने देखा। तो यहां पर दिक्कत क्यों आ रही है? घर का खर्चा चलाने में, यानी कि अफोर्ड करने में, लाइवलीहुड को, अपनी जीविका को अफोर्ड करने में। तो अफोर्ड भी तो एक क्रिया है, अफोर्डिंग माई लाइवलीहुड। अब आगे की बात क्या है? इतनी कम सैलरी में, इन सच अ लो सैलरी, इन सच अ लो सैलरी। तो ये जो पूरा सेंटेंस बना, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अफोर्डिंग माई लाइवलीहुड इन सच अ लो सैलरी, कितना इंटरेस्टिंग है। और आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, इसकी जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी। मान लीजिए मैं इस तरह से कहता, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी। अगर मैं इस तरह से कहना चाहता तो मैं कह सकता था आई एम फेसिंग डिफिकल्टी, लेकिन ऐसे में फिर मैं हमेशा टू का यूज करता, टू अफोर्ड माई लाइवलीहुड इन सच अ लो सैलरी। तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हैव अ हार्ड टाइम इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, जब आपको किसी काम को करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो जो भी वो काम है उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करना बहुत जरूरी है। ग्रामेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और बोलते वक्त भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप यहां देखें इन सेंटेंसेस में भी, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम रिपेयरिंग योर मोबाइल, उसे दिक्कत आ रही है या वो परेशानी फेस कर रहा है, क्या करने में? आपके मोबाइल को रिपेयर करने में। तो आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से कहता, ही इज फेसिंग डिफिकल्टी टू रिपेयर योर मोबाइल, इस तरह का सेंटेंस आपने सुना भी होगा, तो वहां पर टू कहता। लेकिन जब हम हैव अ हार्ड टाइम इस फ्रेज का यूज कर रहे हैं, ऐसे में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब ये सेंटेंस है, आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम प्लेइंग टुडे बिकॉज माई लेग वॉज पेनिंग बैडली। आई हैड, अब चूंकि हैव की पास्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में। आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम, मुझे बहुत दिक्कत हुई, वेरी हार्ड टाइम, मुझे बहुत दिक्कत हुई पास्ट में, इसीलिए हैड का यूज। मुझे बहुत दिक्कत हुई किस काम को करने में? खेलने में। कब? आज। आज मुझे खेलने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बिकॉज माई लेग वॉज पेनिंग बैडली, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। You will have a hard time growing your business, but if you keep patience, you will definitely do something great. अब यहां पर आ गया will, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। You will have a hard time, आपको बहुत दिक्कत होगी भविष्य में, आपको बहुत दिक्कत होगी किस काम को करने में? वो काम बताया ग्रो करने में, उसके आईएनजी फॉर्म। ग्रो करने में किसे? अपना बिजनेस ग्रो करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बट इफ यू कीप पेशेंस, अगर आप धैर्य रखेंगे, यू विल डेफिनेटली डू समथिंग ग्रेट, आप डेफिनेटली पक्का कुछ बड़ा करेंगे। अगले एग्जाम्पल में, वी जनरली हैव अ हार्ड टाइम लर्निंग इंग्लिश, अक्सर वी हैव अ हार्ड टाइम, हमें दिक्कत होती है, प्रेजेंट में हमें दिक्कत होती है क्या करने में? इंग्लिश सीखने में। क्यों होती है दिक्कत? बिकॉज, क्योंकि वी आर वर्किंग टू, हम वर्किंग भी हैं, वर्किंग मतलब जॉब कर रहे हैं। क्योंकि हम जॉब भी कर रहे हैं, हमें अक्सर जनरली इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है। आई एम नॉट हैविंग अ हार्ड टाइम, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है क्या करने में? अपना बिजनेस रन करने में। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए मुझे अपने बिजनेस को रन करने में दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में जो भी स्ट्रक्चर्स आपने देखे, कुछ आपको पहले से पता हो सकते हैं, कुछ नई चीजें भी आपने जरूर सीखी होंगी। जो भी चीजें आपने सीखी उनको नोट भी करिए और जब भी मौका मिले उन्हें बोलने की कोशिश भी करिए।
फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।